हेलो चाशु का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। तो आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 6.2। और इससे पहले हम 6.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो 6.1 की अगर हम बात करें तो बच्चों बहुत ज़्यादा इजी है और आपको कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो आप डायरेक्ट स्किप करके सीधा क्वेश्चन पर जा सकते हैं, अदरवाइज आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट की तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 में दिखा चुका हूँ, यानी दिखने में एक जैसे। छोटे बड़े हो सकते हैं पर दिखने में एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन आपको याद रखनी है समरूप त्रिभुजों की। तो पहली कंडीशन आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, फिर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे भी। तो पहली जो कंडीशन बच्चों यहाँ देख पा रहे हैं आप, इसमें लिखा है संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। संगत कोण आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज है, यहाँ पे एक आपका कोई एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर, यानी जहां पर भी आपको थोड़ा सा कर्व दिखेगा, मुड़ता हुआ दिखेगी कोई भी रेखा, तो वहां पर आपका क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है। अगर हम बात करें ये दो त्रिभुजों की तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो अब ये कैसा आपको त्रिभुज देखने से पता चला है, क्या है, समबाहु समबाहु त्रिभुज है। तो ये 60-60 डिग्री है, तो ये भी कितना है, ये भी देखने में एक जैसे है, तो ये भी कितने कितने डिग्री रहेगा, 60-60 डिग्री। ठीक है। ये आपको क्या पता चल गया कि इसके कोण क्या है, बराबर है। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब जरूरी नहीं, आप आपको मान लो कि ये आपका 90 हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे है नहीं ये 90। ठीक है। इस कंडीशन में आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या है, समबाहु जो इसके कोण है वो अंतःकोण क्या है, बराबर है। हो सकता है कंडीशन में आपको ये 90 दिया हो और ये आपका 60 दिया हो और ये आपका 30 दिया हो, समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है। अदरवाइज इस त्रिभुज के लिए ये एंगल नहीं है, इसके 60-60 ही आएंगे। बट समझाने के लिए आपको दे दिया ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है। तो समबाहु त्रिभुज कब होगा, जब ये वाला 90 होगा, ये वाला 60 होगा और ये वाला 30 होगा। जरूरी नहीं है कि 60 और 30, यहाँ पे आपका ये 60 हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहीं पर 90 और 90 आपका यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पे 30 बन सकता है। मतलब कोई भी एंगल क्या हो, बराबर हो। तीन एंगल है तो तीनों, मान लो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो मतलब जो कोण है वो बराबर होने चाहिए। क्लियर हो गया, पहला पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। नाम इसका दे देते हम ए, बी और सी। इसका नाम दे देते पी क्यू आर। तो एक तो आपने देख लिया कि कोण बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये आपको दे दिया 5, ये दे दिया 6 और ये दे दिया आपको 7। अब आपने कहा इसकी 5, 6, 7 भुजाएं और इसकी हम मान लेते हैं 10, क्योंकि अभी हम समरूप समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10, 12 और 14। अब बोला है एक ही अनुपात या फिर समानुपाती हो। एक ही अनुपात मतलब आपका हो जाएगा, जैसे अगर आप मान रखते देखो यहाँ पे ए बी बट्टे आप पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू देखेंगे। ऐसे आप देखेंगे ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर। ऐसे आप देखेंगे बी सी बट्टे क्यू आर। मतलब आपने भुजाएं देख लेनी है और आपको देखने से पता चल जाएगा कि हाँ ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी कितना है आपके पास 5 और पी क्यू आपके पास कितना है 10। ठीक है। ऐसे आप ए सी देखेंगे, ए सी आपके पास 6 और पी आर आपके पास कितना है 12। बी सी देखेंगे, बी सी आपके पास कितना है 7 और क्यू आर आपके पास कितना है 14। देखो 1/2 आ जाएगा, 5 एकम 8, 5 दूनी 10, फिर एकम 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 1/2 ऐसे ही, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2। देखो भुजाएं क्या हैं आपके, समानुपाती। समानुपाती यानी इनका जो अनुपात है वो बराबर है। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये जो दो त्रिभुज है ये आपस में क्या है, समरूप है। किसी भी त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए सिर्फ सिर्फ आपको ये दो लाइनें याद कर लेनी है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय या थ्योरम आप बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय। ठीक है। अब थेल्स प्रमेय को समझ लेते हैं और यही आपका पूरी इस एक्सरसाइज में इसका खेल चलने वाला है। इसके अलावा और किसी का खेल नहीं होगा इस एक्सरसाइज में। तो खास करके इसी एक थ्योरम का ही यूज मोस्टली है। तो इसकी अगर हम बात करें क्या है, तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे विद डायग्राम। तो जैसे इसमें कहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या फिर विभाजित हो ही जाती है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। जो भी समझाऊंगा वही आपकी ये प्रमेय है। तो इसमें कहा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, पहले तो हमने ये त्रिभुज बना लिया ए बी सी।
फिर बोला है त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, अब इस हमने बीसी के समानांतर कोई एक भुजा खींच ली, ये ठीक है। समानांतर मतलब आमने सामने। समानांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखो ये आपकी एक भुजा हो गई त्रिभुज की, इसके समानांतर हमने एक भुजा खींची जो क्या कर रही है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखो ये आपकी यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है इस वाली भुजा को, और दूसरी भुजा को इस बिंदु पर। इसको हम नाम दे सकते हैं पी क्यू, कुछ भी आप देना चाहे दे सकते हैं। तो ये जो प्रमेय है आपकी 6.1, इसमें आपने क्या देखा कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर हमने एक क्या खींची, सीधी रेखा खींची जो अन्य दोनों भुजाओं को, आपकी अन्य दो भुजाएं कौन सी हो जाएगी, ए बी और ए सी, अन्य दोनों भुजाओं को क्या कर रही है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। यही आपकी क्या है, प्रमेय 6.1 है। और इसी प्रमेय को हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के नाम से। और ये नाम याद कर लो अच्छे से, थेल्स प्रमेय, ठीक है। प्रमेय 6.1 किसके नाम से जानी जाती है, थेल्स प्रमेय के नाम से, और इसको हम बोलते हैं, और ये जो नियम है इसको, या आप प्रमेय जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम आधारभूत, आधारभूत समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। या तो आप लिख लें सीधा सीधा थेल्स प्रमेय, या फिर इसी प्रमेय को अन्य नाम से जाना जाता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। दोनों नाम एक ही हैं, थेल्स ने बनाया, उन्हीं के नाम पे इसको थेल्स प्रमेय रखा गया, और इसी प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जाना जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कैमरा ऑफ हो जाता है, तो इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि थेल्स प्रमेय और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय एक ही है, ठीक है। और जैसे आपने इसमें लास्ट में देखा, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दो भुजाएं कौन सी हो जाएगी आपकी, देखो एक भुजा आपकी ए बी हो जाएगी और दूसरी भुजा हो जाएगी आपकी ए सी। तो बोला है एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है, या फिर समान अनुपात में विभाजित करेगी। अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं ए पी बट्टे पी बी बराबर आ जाएगा ए क्यू बट्टे क्या, क्यू सी। यही आपकी क्या है, थेल्स प्रमेय है, या फिर आप इसको जानते हैं किस नाम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। क्लियर है। यानी अगर आपको कहीं पर इस तरह से आकृति दिख जाती है तो आप इसको ए पी बट्टे पी बी और ए क्यू बट्टे क्यू सी लिख सकते हैं। और कंडीशन और सामने क्या दे देंगे आप, कि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हमको पता है कि अगर एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए त्रिभुज में, तो अन्य दोनों भुजाओं को बराबर दो भागों में क्या कर देती है, बांट देती है, या फिर अनुपात में विभाजित कर देती है। यही आपकी क्या, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आई होप कि ये आप अच्छे से समझ होंगे। चलते हैं आपके नेक्स्ट, और एक और जो आपकी प्रमेय है उस पर। अगर बात करें हम इस प्रमेय की, तो यह वही सेम प्रमेय है, कोई इसमें अंतर नहीं है, बस इसका जो नाम है वो भी क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये प्रमेय जानी जाती है। इसमें भी वही चीज लिखी हुई दिखेगी आपको जो वहां पर हमने पढ़ी। देख लेते हैं। कहा इसमें, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। बोला है ए, अब इसको अगर हम विद एग्जांपल यहाँ पे हम डायग्राम से समझ लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, सिंपल सा है कि ये हमने एक रेखा खींच दी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, एक रेखा खींची हमने, इसका नाम दे देते हैं हम फिर से पी क्यू, एक रेखा खींची, तो ये क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करी, यानी ए पी बट्टे पी बी और ए क्यू बट्टे क्यू सी। तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो तीसरी भुजा देखो, इन दोनों ये ए बी और ए सी को क्या कर रही है, दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है, तो तीसरी भुजा क्या बचेगी इसकी, बी सी। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू समानांतर है किसके, बी सी के। और यही आपकी क्या है, किस नाम से जानते हैं आप इसको, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब आपको जो ऊपर लिखा हुआ वो भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा, है ना, क्योंकि देखो हर एक चीज को हम ऐसे करेंगे जैसे कि बस खाना तैयार है, उसको उठा करके खाना, थेल्स प्रमेय के विलोम से, या फिर दूसरा नाम इसको क्या बोलेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा दूसरा।
तो मेन आपको ये दो प्रमेय याद कर लेनी है, और एक मैंने आपको क्या बताया, समरूप की जो कंडीशन बताई वो आपने याद कर लेनी है। अगर ये आपको याद होगा तो आप कोई भी एक्सरसाइज इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ कि यहाँ पे अब आपको मान लो एग्जांपल दे दिया, यहीं पर हम ले लेते हैं, बोल दिया कि बताओ ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं या नहीं है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे समरूप है या नहीं है? या तो हम इसका एंगल चेक कर ले, या फिर हम इसका क्या देख लें, भुजाएं देख लें समानुपात में है या नहीं है। ठीक है, और बताएंगे या फिर चेक करने के लिए आ जाए, बताओ कि ये पी क्यू इस बी और यहाँ पे हम ना देते हैं बी सी के समांतर है या नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि इसकी अगर भुजाएं समानुपात में है तो हम लिख देंगे कि पी क्यू समानांतर है बी सी, किससे, किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो अब सीधा चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज का जो आप 6.2 देख रहे हैं, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कहा है, थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं ताकि दोनों आकृति हमारे सामने अच्छे से दिख जाए। तो इसमें हमसे कहा है कि आकृति 6.17 के पहले और दूसरे में डीई समानांतर बीसी है। अब यहाँ पर देखो, जो आपको पहली प्रमेय दी हुई थी वो आपको यहाँ पर क्लियर दे दी गई है कि जो डीई है, डीई है वो समानांतर है किसके, बीसी के। जो आपकी ये डीई रेखा देख रहे हैं वो किसके समानांतर है, बीसी के समानांतर है। फिर आगे देखते हैं क्या कहा है, फर्स्ट में ईसी, फर्स्ट में ईसी यानी ये वाला हिस्सा, और फिर दूसरा बोला है दूसरे में एडी। एडी देख लेते हैं कहाँ पे, एडी आपका ये, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आपको ये दिख रहा है कि डीई समानांतर बीसी है, यानी जो ये है ये कौन सी प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है। ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि एक भुजा एक के समानांतर एक क्या खींची जाए, रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को क्या करते हैं, समानुपात में विभाजित कर देती है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एडी बट्टे डीबी, एई बट्टे ईसी। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप बच्चों ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो डायग्राम से ही हम वैल्यू ले लेते हैं। नंबर कौन सा करने वाले हैं हम, फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। तो सबसे पहले तो हमें जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। एडी दे रखा है, एडी बराबर दिया 1.5 सेंटीमीटर। फिर हमको दिया है डीबी दिया है, डीबी या फिर बीडी 3 सेंटीमीटर। फिर ए ई दिया है, ए ई दिया हमको कितना, 1 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें क्या बोला है, ईसी ज्ञात करो, ईसी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे से सॉल्यूशन देखेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा क्या लिख लेंगे, कौन किसके समानांतर दे रखा है, पी क्यू है या क्या दे रखा है हमको, डी ई दे रखा है ना। तो डी ई समानांतर है, यही रीजन हमारे लिए काफी है किसका यूज करने के लिए, थेल्स प्रमेय का। तो डी ई समानांतर है किसके, बीसी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, सॉरी थेल्स प्रमेय के विलोम से नहीं, सीधा थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय देखो, विलोम तो हम बाद में यूज करेंगे जब हमको समानांतर दिखाना होगा, यहाँ पे ऑलरेडी समांतर दे दिया। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय के अनुसार एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे हो जाएगा आपका क्या, डीबी बराबर इधर हो जाएगा एई बट्टे ईसी। अब इसमें जो हमको मान दे रखे हैं ये मान रख देते हैं, और इसमें देखो कुछ ज्यादा का, एडी का मान दे रखा है आपको 1.5 बट्टे डीबी का मान दे रखा है 3, बराबर एई का मान दिया है आपको 1, और बट्टे ईसी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसको अभी हम वैसे का वैसे रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई आपने इस तरह से करना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ईसी की गुणा यहाँ हो जाएगी 1.5 में, तो आपके पास देखो आ जाएगा ईसी गुणा 1.5 बराबर 1 की गुणा 3 में कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। हमें चाहिए किसका मान, ईसी का, तो 3 बट्टे में आ जाएगा 1.5। और आपको पता है अगर हम पॉइंट हटा दें नीचे से, पॉइंट एक अंक के बाद लगाए तो एक अंक आपका क्या बढ़ जाएगा, ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा कितना, 15, दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसके आंसर की तो कितना आ जाएगा, देखो 15 कम 15, 15 दूनी 30। ईसी बराबर आ गया कितना, 2 सेंटीमीटर। बताओ इस क्वेश्चन में था कुछ करने जैसा कि जो आपको समझ में ना आया हो, बहुत इजी। तो ईसी आपको मिल गया कितना, 2 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही देख लेते हैं हम सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में भी सेम कंडीशन, जो जो हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं। एडी हमको यहाँ पर निकालना है। फिर आपको दिया है डी बी,
डीबी दे रखा है कितना, 7.2 सेंटीमीटर। एई दिया है, एई आपको दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर, और ईसी दिया है 5.4। ईसी दिया है कितना, 5.4 सेंटीमीटर। वापस वही लिखेंगे, समांतर समानांतर है कौन किसके, डीई समानांतर है बीसी के। डीई समांतर यानी पैरेलल किसके, बीसी के। तो वापस यूज करेंगे आप किसका, थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय से तो बात करेंगे हम थेल्स प्रमेय की, तो थेल्स प्रमेय में आपकी वही चीजें रिपीट हो जाएंगी, कौन सी, एडी बट्टे डीबी। देखो, एडी बट्टे डीबी बराबर आ जाएगा एई बट्टे ईसी। जो मान नहीं है उसको छोड़ करके बाकी सारे मान आप रख दीजिए। तो एडी का मान आपके पास नहीं है, तो एडी को हम वैसे का वैसे ही रखेंगे। और डीबी का मान है क्या हमारे पास, डीबी का मान है आपके पास 7.2। एई का मान है आपके पास 1.8, बट्टे में ईसी का मान है 5.4। ये मान आपके पास क्या है, दिए हुए हैं। अब देख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है। सिंपल सा वही प्रोसेस वापस रिपीट करेंगे। तो देखो एडी का मान चाहिए, तो हम एडी को यहीं पर रहने देते हैं, बाकी जो 7.2 है इसको ले जाते हैं हम गुणा में। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो बट्टे में है, आ जाएगा किसमें, गुणा में। बट्टे में आ जाएगा आपके पास कितना, 5.4। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट हम खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट खत्म करेंगे। तो देखो आपका आ जाएगा एडी बराबर, नीचे पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हमने लिखा 18 × 72। और देखो, या तो हम ये 72 के पीछे एक जीरो बढ़ाते हैं, या फिर हम इसको सीधा 10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अब ऊपर अगर हम बात करें, तो देखो 5 और 4 हमने लिखा, ऊपर कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक इधर है और एक अंक इधर है, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यानी आपके नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। एक जीरो से तो आपका एक जीरो गया। ठीक है। अब फिर आप और क्या काम कर सकते, देखो 18 का भाग 54 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल जाएगा। देखो 18 का 18, 18 का 18, 36, 18 × 54। ठीक है, 3 बार गया। फिर 3 का भाग 72 में चले जाएगा, देखो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 6 हो जाएगा 12। कितना आ गया आपके पास, 26। यानी एडी बराबर आ गया आपके पास 26, बट्टे में आपके पास कितना बचा, 10। अब आपको पता है कि नीचे अगर पॉइंट है तो आप एक जीरो ऊपर बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास 2.6 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे, यानी 26/10। अब आपके पास क्या है, 26/10 है, तो क्या आप इसको 2.6 नहीं लिख सकते, तो बोलेंगे आप बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसका आंसर कितना आ गया, एडी बराबर 2.6 सेंटीमीटर। क्लियर। आई होप इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ लिया और एंजॉय भी किया इस क्वेश्चन को। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब इसमें आपको बोला है, और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का डायग्राम नहीं है, यहाँ पर गलती से आ चुका है, तो इस डायग्राम को आपने इग्नोर करना है। ये जो डायग्राम है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का है। ठीक है, तो डायग्राम आपने यहाँ पर इग्नोर करना है, या फिर मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ कलर। ठीक है, कलर कर देता हूँ ताकि छुप जाए। तो कलर में भी अभी टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। तो इसमें कहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं। ठीक है, बोला है भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ले लेते हैं। अब बोला है कोई भी त्रिभुज ले लो, भुजाएं आपको दे रखी हैं, तो हम यहाँ से एक त्रिभुज ले लेते हैं। बस इसी त्रिभुज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक त्रिभुज ही काफी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लाइन कलर ले लेते हैं हम येलो, और इसको यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क, डार्क के थोड़ा लाइन को मोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें त्रिभुज के जो नाम दे रखे हैं वो नाम लिख लेते हैं हम, कौन कौन से दे रखे हैं हमको, पी क्यू आर त्रिभुज। तो पहले वाले का नाम हम लिख लेते हैं क्या, पी। यहाँ पर कहीं पे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि कहीं ऊपर नीचे, जहां आपका दिल करे वहां आप ले लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू, देखो पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, यानी इस लाइन पर आपके क्या है, ई और एफ अपना घर बना करके बैठे हुए हैं। फिर आगे का है कि निम्नलिखित में से अब आपको क्या दिखाना है कि प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर के है या नहीं है। तो बताओ कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि समानांतर दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा,
ये भुजाएं समानुपात में दिखानी पड़ेगी, यानी पीई पीई बट्टे ई एफ और पी एफ, सॉरी पीई बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर अगर आ गया, यानी इस वाली भुजा का मान इस वाली भुजा के मान के बराबर आ गया, तब तो आप बोलेंगे कि समानांतर है। अगर नहीं आया तो सिंपल सा क्या लिख देंगे आप कि समानांतर नहीं है। तो यहाँ पे पहले आपको दे रखा है पीई, पीई दे रखा है आपको कितना 3.9 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया है ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, और पी एफ दे रखा है पी एफ 3.6, और फिर दिया है एफ आर, यहीं पे लिख लो एफ आर बराबर कितना 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सारी भुजाएं दे रखी हैं, तो अब हमें दिखाना है क्या, पीई बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, किसके नियम से, थेल्स प्रमेय के नियम से। ठीक है, तो आपका जो थेल्स प्रमेय आएगा तो बताओ क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो थेल्स प्रमेय में अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि अगर हम भुजाएं एक दूसरे के क्या ले लें, समानुपाती कर लें, तब तो हम उसको क्या बोल देंगे, समानांतर होंगे। तो देख लेते हैं सब, सिंपल सा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पीई बट्टे ई क्यू होना चाहिए, पीई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर। करते हैं इसको अब सॉल्व। तो पहला पीई का मान 3.9 बट्टे ई क्यू का मान है आपके पास 3, बराबर में पी एफ का मान है आपके पास 3.6, और इसका मान है एफ आर का 2.4। पॉइंट हटाया यहाँ से, जीरो नीचे बढ़ जाएगा। देखो सिंपल, अगले स्टेप में हम कर लेते हैं इसको, पॉइंट हटाने वाला काम। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ गया, ऐसे ही ऊपर पॉइंट एक है, नीचे भी एक पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। बचा आपके पास क्या, 36/24। 6 का पारा जाएगा, देखो नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 का पारा पढ़ लो, 3 एकम 3, 3×10। ठीक है, मतलब 3 एकम 3, जीरो का जीरो, फिर 3 एकम 3, 3×3 = 9, यानी 13/10 यहाँ पे जाएगा आपका 6 का पारा। 6×6 = 36, 6×5 = 30, 6×4 = 24, यानी इधर आपके पास आ गया 13/10। और यहाँ पे आप और छोटा कर सकते हैं, 2×3 = 6, 2×2 = 4, आ गया आपके पास कितना, 3/2। अभी भी हो सकता है कि आपका क्या है, बराबर आए। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि 13/10 सॉल्व करें और 3/2 सॉल्व करें, एक ही आ जाए। तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या करते थे, 10 का भाग दे देते किसमें, 13 में। तो 10 एकम 10 बचेगा 3, भाग में जाएगा, पॉइंट लगाया जीरो, 10×3 = 30, कितना आ गया आपके पास, 1.3। अब देखते हैं कि आता है नहीं आता है। तो 2 का भाग दे दो आप किसमें, 3 में। तो 2 एकम 2, यहाँ पे जीरो हम क्यों लगा रहे हैं, फिर आपका पॉइंट लगेगा जीरो, 2×5 = 10, कितना आ गया आपके पास, 1.5। अब बताओ कि ये बराबर है या नहीं। अब इससे छोटा तो हम इसको नहीं कर सकते। अब लिखेंगे कि ये इसके बराबर नहीं है, अतः इसको किसके समांतर दिखाना था हमें, ई एफ को क्यू आर के। तो हम लिख देंगे कि ई एफ समानांतर नहीं है क्यू आर के, अतः ई एफ समानांतर नहीं है क्यू आर के। ठीक है, और इसको अगर आपने दिखाना है समानांतर, तो सिंपल सा आप लिख देंगे कि ई एफ समानांतर क्यू आर के नहीं है। बस इतनी लाइन आपने लिख देनी है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही नंबर देख लेते हैं हम, कौन सा, सेकंड। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं हुई होगी आपको। तो नंबर सेकंड में जो जो हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया है पीई बराबर, पीई बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, और हमको दिया है क्यूई, क्यूई दे रखा है आपको 4.5 सेंटीमीटर, और दे रखा है हमको पी एफ ऑफ, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, और आर एफ 9, आर एफ 9 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या कहती है थेल्स प्रमेय, कि पीई बट्टे ई क्यू। आपने इन भुजाओं को नहीं देखना है, पहले तो आप थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग, आपके सामने तो यही तो त्रिभुज है, एक ही भुजाएं तो सारी सेम है।
तो पीई बट्टे ई क्यू आ जाएगा, पीई बट्टे ई क्यू, और उसके बाद आ जाएगा पी एफ बट्टे एफ आर। अब आपके पास जो मान है वो देख लो कि यहाँ पर बैठ रहे नहीं बैठ रहे। पी दे रखा है 4, ठीक है, ये तो हमने सीधे सीधे रख दिया। ई क्यू दे रखा है कि आपको, देखो ई क्यू दे रखा है 4.5 बराबर, फिर पी एफ आपको दे रखा है 8, और एफ आर दे रखा है आपको कितना, 9। एफ आर या फिर आर एफ कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है आपका। तो अब यहाँ पे देखो पॉइंट हटेगा तो आपका एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, यानी 40 बट्टे हो जाएगा 45, और बराबर आ जाएगा आपका 8/9। पाँच का पढ़ो, पाँच का पहाड़ा पढ़ो, 5×9 = 45, 5×8 = 40। देखो आ गया आपका एक दूसरे के बराबर, यानी 8/9 बराबर 8/9। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक कंडीशन चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पीई बट्टे ई एफ, यानी ये वाली लाइन आप यहाँ से रिपीट कर दो कि एक दूसरे के बराबर है, तो इसलिए क्या है, ये एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया कि पीई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर के, अतः अब आपको समानांतर क्या दिखाना है, देखो ई एफ समानांतर क्यू आर के, अतः ई एफ समानांतर है क्यू आर के। कंप्लीट। कौन सा नंबर, इसी का सेकंड नंबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अब आपके अगले कौन से नंबर पर, नंबर तीसरे पर। सेकंड नंबर आपका कंप्लीट, नंबर थर्ड देख लेते हैं। नंबर थर्ड के लिए एक काम करता हूँ, मैं इधर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, इस वाले पूरे क्वेश्चन को ही मैं यहाँ से कर देता हूँ गायब इधर। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कौन सा नंबर, थर्ड नंबर, और कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो थर्ड नंबर के लिए जो आपको वैल्यू दे रखी है हम वो यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं, और इसको देख लेते हैं। थर्ड नंबर में जो जो वैल्यू दी है इसको लिखते हैं पहले। सबसे पहले आपको दे रखा है पी क्यू, क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है कितना, 1.28 सेंटीमीटर। फिर दिया आपको पी आर बराबर दे रखा है 2.56। फिर दिया है पीई, पी दिया है कितना, 0.18 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया है पी एफ दिया आपको 0.36। ठीक है, सेंटीमीटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आप वही चीज़ रिपीट करो, क्या, थेल्स प्रमेय से। अगर आप नहीं लिखते तो आप देखो भुजाएं समानुपात में कैसे लोगे, किस नियम से लोगे, तो वो चीज़ तो आपको बतानी पड़ेगी ना। थेल्स प्रमेय से हम ले रहे हैं, तो थेल्स प्रमेय से देखो पीई बट्टे ई क्यू हो जाएगा, पीई बट्टे ई क्यू, इधर हो जाएगा आपका पी एफ बट्टे एफ आर। कंप्लीट। अब इसमें अब मान रखो जो जो आपको दे रखा है पी क्यू दे रखा है, देखो पी क्यू कहाँ है आपके पास, पी क्यू अब है क्या, नहीं। अब आपके पास पी क्यू नहीं है, अब हमें यहाँ पर कुछ मान निकालने पड़ेंगे। तो पी क्यू वाली लाइन देखो ये आपकी है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान आपको दे रखा है कितना, टोटल 1.28। अब आपको यहाँ पर आधा आधा मान नहीं दे रखा है, यानी पीई का मान नहीं दिया, ई क्यू का मान नहीं दिया। अभी देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है। फिर आपको दे रखा है पीई 0.18 पीई, यानी यहाँ से यहाँ तक दे रखा है आपको कितना, 0.18 सेंटीमीटर। इसलिए पहले आपने त्रिभुज बनाना, नहीं तो आप अब ये मान डायरेक्ट रख देते गलत हो जाता। फिर आपको दे रखा है पी आर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मान दे रखा है आपको पूरा, ये दे रखा है कितना, पी आर का 2.56, 2.56। और पी एफ दे रखा है, पी एफ बोले तो यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दे रखा है, 0.36, 0.36। ठीक है, अब आपको मान रखना है यहाँ पर। इसमें भी अब आपको कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब अलग ही कुछ करना पड़ेगा, आंसर बहुत ज़्यादा इजी आएगा आपका, जैसा अभी तक आप करते आ रहे थे, आपने स्टार्टिंग के तो देखे। अब देखो पीई बट्टे आपका क्या है, ई क्यू। तो पीई का मान दे रखा है आपका 0.18, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने रख दिया। ई क्यू, अब देखो ई क्यू आपका कहाँ है, ई क्यू को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, अगर आपको ई क्यू बराबर लिखना है तो ई क्यू बराबर आप लिख सकते हो क्या, पी क्यू माइनस पीई। बोलो लिख सकते हो या नहीं। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, कि मान लेते हैं हमें पी क्यू, यानी ये जो पी क्यू आपका 1.28 दे रखा है,
तो इसको मैं मान लेता हूँ 10। ठीक है, यानी आपका ये पूरा मान एग्जाम्पल समझाने के लिए। ठीक है, तो ये अगर आपका पूरा 10 दे रखा है, और अगर इसमें से हम पीई यानी जो ये आपको पीई 0.1 दे रखा है, इसको मैं मान लेता हूँ 3। तो क्या आपका ई क्यू आप बता सकते हो कितना होगा? तो अगर मैं पूरे में से इतना हिस्सा घटा दूं तो आपके पास ई वाला हिस्सा बचेगा, यानी आप बोलेंगे कि सर ई क्यू कितना आएगा? 7। तो इसको हम लिख सकते हैं ई क्यू को पी क्यू माइनस पीई लिख सकते हैं। तो आप बोलते हैं कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, यानी 1.28 माइनस 0.18 मान रख दिया। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पी एफ का मान देखो, पी एफ का मान दे रखा है आपको 0.36, बट्टे में आ जाएगा आपका क्या, वापस यहीं पे आप देखो अगला दे रखा है आपको पी आर, पूरा मान दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, पूरे में से 2.56 में से माइनस कर दो कितना, 0.36। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा, अब आपके सामने आंसर आने वाला है, तो 0.18 लिख लो, 0.18। अब इसको माइनस कर ले, देखो 1.28 माइनस करना है आपको 0.18, घटा दे, देखो 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पे आप जाएगा 1 का 1, यानी 1.10। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास? 1.10, 1.10 बराबर, इधर 0.36 है ही, बट्टे में 2.56 में से घटाओ 2.56 माइनस 0.36, माइनस करते हैं, देखो 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 में से 0 जाएगा 0, कितना आ गया? 2.20। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो और नीचे भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, सिंपल। आपके पास ऊपर क्या बचेगा? 18/110 बराबर, इधर देखो पॉइंट 2 अंकों के बाद, इधर भी पॉइंट 2 अंकों के बाद, यानी 36 बचेगा आपके पास 220। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे एक दूसरे को कट करने की, 2 का पढ़ा जाएगा 2×18, इधर आएगा देखो 2×5 = 10, फिर 2×5 = 10, कितना आ गया? 9/55। और इधर देखें अगर हम किसका पढ़ा जाएगा इसमें, 36 और 220 में 2 का दे दो आप, 18 बार जाएगा, फिर 11 बार 110, फिर आप चलो इसको हम एक अलग ही काम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट हम भाग दे देते हैं। देखो अभी हमारे पास 9/55 है और 18/110 है, तो मैं डायरेक्ट आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो 9/55 एक तो हमें देखना है। ठीक है, 9/55, तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं आ रहा है कितना, 0.163, 0.163, यानी इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को आ रहा है 0.163। चेक कर लेते हैं 18/110 को, तो 18/110 देख लेते हैं कितना आ जाता है हमारा, 18/110, तो आ जाएगा 0.163। ठीक है, कितना आ रहा है? 0.163, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0.163। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो वैसे भी हमारा ऑलरेडी ये क्या आ चुका है, इक्वल आ ही चुका है। देखो यहाँ पे आपका 18/110 आ गया था, यहाँ पे 18/110 था, और इधर आपका 18/110 आ गया, तो ऑलरेडी क्या बराबर है। तो आप यहाँ तक जाना चाहें यहाँ भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल 18/110 इसको ऐसे रहने देते और इस 36/220 को सॉल्व करते, तो 18/110 आ गया था, तो दोनों मान बराबर आ गए। तो लास्ट में आप लिख देंगे क्या, किसके समानांतर हमें दिखाना था, कि ई एफ समानांतर दिखाना था, क्योंकि ई एफ समानांतर किसके दिखाना था हमें, क्यू आर के। ठीक है, तो आपने लास्ट में लिख देना अतः ई एफ समानांतर है क्यू आर के। खत्म कहानी, बस। तो इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलते हैं बाकी अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। इसमें कहा है आपसे कि आकृति 6.18 में यदि एल एम समानांतर है सी बी के। ठीक है, इस डायग्राम को मैं ले आता हूँ नीचे, और इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ टर्न। अब इसमें आपको कोई मान नहीं दे रखा है, 2.4 आपके ये पिछले वाले क्वेश्चन का है, इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं, घुमा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये और अच्छे से देखें, इसको हम कैसे रखें कि हमारे बिल्कुल इजी हो जाए। तो इस डायग्राम को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी चाहे वैसे घुमा सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें, इसमें क्या है, एल एम समानांतर है सी डी। ठीक है, जो जो दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। दिया है क्या, एक तो देखा है एल एम समानांतर है सी बी के, और दिया आपको एल एन समानांतर सी डी।
अब डायग्राम से पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि डायग्राम ही मेन है, डायग्राम समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली ज़्यादा हमको। डायग्राम में अगर हम बात करें, देखो एल एम समानांतर है सी बी, एल एम, देखो एल एम आपका ये रहा, कलर कर लेता हूँ मैं चेंज, एल एम, देखो एल एम समानांतर है किसके, इस सी बी या बी सी के। यानी आप इसमें अब ए एम बट्टे एम बी लेंगे और ए एल बट्टे एल सी लेंगे। जब दो भुजाएं ये भुजा इसके समानांतर है तो थेल्स प्रमेय आपका आ गया निकल करके। ऐसे फिर दिया एल एन, यानी एल एन समानांतर है किसके, इस सी डी के, तो फिर आपका ए एल बट्टे एल सी आ जाएगा, ए एन बट्टे एन डी आ जाएगा। सिंपल आपको दिखाना है क्या है, ए एम बट्टे ए बी, यानी ए एम बट्टे ये वाली भुजा बट्टे ये, और ए एन बट्टे एन टी। अब नॉर्मल सी बात है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन आएगी तो हम दोनों की तुलना करेंगे, तो ये वाली जो होगी खत्म हो जाएगी, बचेगा सिर्फ हमारे पास क्या है, ये और बट्टे ये, खत्म। तो देख लेते हैं अब सॉल्यूशन सबसे पहले। देखो हर क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि एक्सरसाइज ही कुछ ऐसी है। तो सिंपल सा जो हमें दिया था वो हमारा कहाँ चले गया, हमने पूरे गायब कर दिया। तो जो हमको दे रखा है इसको हम पहले यहाँ पर कर लेते हैं एक साइड में, ये डायग्राम, जो हमारे फालतू डिजाइन थे इसको हम कर देते हैं यहाँ से गायब। तो जो दिया था हमने वो लिख लिया, तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज चेंज कर लेते हैं हम। देखो त्रिभुज आ जाएगा आपका कौन सा, अब ए एम बट्टे ए बी, देखो ए, सॉरी ए एम कह रहा हूँ, एल एम बट्टे सी बी, एल एम बट्टे सी बी, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में किसका, किसके इस्तेमाल से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि जब भुजाएं क्या है, समानांतर है, और हमने देखो यहाँ पे इसके बाद आपने क्या लिख देना है, एल एम समानांतर है किसके, सी बी के। तो यहाँ से आपका देखो ए एल बट्टे एल सी या फिर ए एम बट्टे एम बी लिख लो, जिसको आप पहला लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं। ए एम बट्टे आ जाएगा आपका एम बी बराबर है ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी, इसको आप मान लो समीकरण नंबर एक। ऐसे ही आप ले लो कौन सा, दूसरा त्रिभुज, दूसरा कौन सा त्रिभुज आ जाएगा, देखो एल एन बट्टे एल एन समानांतर सी डी, एल एन समानांतर सी डी, यानी त्रिभुज ए डी सी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है एल एन समानांतर है किसके, सी डी के। फिर से आप यहाँ पे लिखेंगे किसके इस्तेमाल से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय वापस क्या कहती है, ए एन बट्टे एन डी, ए एन बट्टे एन डी, ठीक है, बराबर में है आपकी क्या, ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी। समझाना पड़ेगा या समझ में आ गया। अभी हमने समझ लिया था, देखो ए एल बट्टे एल सी, ए एन बट्टे एन डी, इसको मान लेते हैं हम नंबर समीकरण दो। तो अब आप लिखेंगे समीकरण एक बार दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से, व समीकरण दो से। समीकरण एक व दो से देखो तुलना करेंगे तो ए एल बट्टे एल सी, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, ए एन, सॉरी ए एल बट्टे एल सी, देखो ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी, यानी ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए एम बट्टे एम बी बराबर में आ जाएगा ए एन बट्टे एल सी। सिंपल सी है, देखो यहाँ पे कि आप अगर ऐसे करना चाहे तो ए एम बट्टे ए एल बट्टे एल सी है, तो हम इस ए एल बट्टे एल सी की जगह पे, देखो ए एल बट्टे एल सी का मान हमारे पास है, तो इस ए एल बट्टे एल सी की जगह पे क्या ए एन बट्टे एन डी नहीं रख सकते, तो बस हमने वही किया कि ए एन बट्टे एन डी आ गया, इसके इसका मान हमने यहाँ पर रख दिया, बस बात खत्म। तो समीकरण एक बार दो लिख करके आपने जो सिद्ध करना था वो आपका आ चुका है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, देखो ए एम बट्टे ए बी, ए एम बट्टे दिखाना है क्या, ए बी, ए एम बट्टे ए बी, अच्छा पूरा दिखाना है, और ए एन बट्टे आपको दिखाना है ए डी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप क्या लेंगे, ये पूरा लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने ए एम बट्टे ले लेना है क्या, ए बी, ठीक है, और ए एल बट्टे हो जाएगा ए सी। जब आपको ये आपने मेन के देखना है, भुजाएं देख करके चलनी है, ठीक है, भुजाओं के अकॉर्डिंग आपने
यहाँ पर लेना। देखो अब ए एम बट्टे हमें क्या दिखाना है, एम बी दिखाना होता तो हम ए एम बट्टे एम बी ले चलते, बट हमें दिखाना है क्या है, ए एम बट्टे ए बी। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, ए एम बट्टे ए बी, यानी पूरी भुजा लेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन देखा था कि पूरी भुजा दे रखी है तो उसमें से आपने माइनस कर दिया था, तो ऐसे आपका ए एम बट्टे ए बी आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका ए एल बट्टे ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे ही आपका हो जाएगा ए एन सॉरी ए डी बट्टे ए एन, ए डी बट्टे क्या कहा है, सिद्ध करना है हमें, ए एन बट्टे ए डी, ए एन बट्टे ए डी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए एन बट्टे ए डी, और यहाँ पे आ जाएगा ए एल बट्टे ए सी। कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो सिद्ध करना है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। अब मुझे लगा कि ए एम बट्टे एम बी और ए एन बट्टे एन डी सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो आ जाएगा ए एम बट्टे ए बी, बस बाकी तो आपको समझ में आ चुका है। तो बस हमने ए एल बट्टे ए सी की जगह पे क्या रख देना, ए एन बट्टे ए डी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए एन बट्टे सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका ए एम बट्टे ए बी। देखो ए एम बट्टे ए बी पहले हमने ये लिख लिया समीकरण एक का, फिर ऐसे ही ए एन बट्टे आ जाएगा आपके पास ए डी। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, बट आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। वापस से हम इसको एक बार समझ लेते हैं, और जो दिया है वो और जो सिद्ध करना है वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सिद्ध करना है बराबर ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। अब अगर हमें मान लो ए एम बट्टे एम बी, ए एम बट्टे एम बी होता तो तब हम वो ए एम बट्टे एम बी लेके चलते हैं, बट हमें ए एम बट्टे ए बी यानी ए एम बट्टे ये पूरा सॉल्व करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे साइड्स ले ली और बाद में तुलना की, तो समीकरण एक दो से हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट सॉल्व। तो इसी के साथ आपका नंबर थर्ड कंप्लीट। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चों आपको एक आकृति दे रखी है और इसी आकृति से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक के आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में बच्चों वही काम करना है जो आप पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, सिंपल। पहले तो हम देख लेते हैं कि 6.19 आकृति दे रखी है, उसमें डी ई समानांतर ए सी और डी एफ समानांतर ए ही है। तो सिद्ध क्या करना है हमको, जो दे रखा है। तो यहाँ मैं पहले क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ जो जो हमको सिद्ध करना है या फिर जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे दिया है, दिया है क्या, डीई समानांतर एसी, डीई समानांतर एसी, और हमको दिया है डीएफ समानांतर किसके, एई के। ये हमको दो चीजें दे रखी हैं और सिद्ध क्या करना है, लिख लीजिए आप, सिद्ध करना है। अब इस बार पहले हम अच्छे से देख लेते हैं ताकि पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ी गड़बड़ ना हो जाए। बी एफ बट्टे एफ ई बराबर दिखाना हमको किसके, बीई बट्टे ई सी के। ठीक है, अब पहले तो हम चित्र को समझ लेते हैं। देखो चित्र समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी करने जैसा आपका बचने वाला नहीं है। तो पहले तो हम चित्र को यहाँ पर थोड़ा फुल साइज कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है कौन किसका समानांतर है, डीई समानांतर एसी। देखो डीई आपकी ये वाली भुजा रही, इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ थोड़ा सी लाइन मोटी। देखो डीई, डीई समांतर किसके, एसी के। देखो एसी आपका ये रहा, यानी अब ये वाली भुजा इसके समानांतर है, तो आपका जो त्रिभुज आपका बनेगा एक ही कंप्लीट त्रिभुज बन जाएगा। तो पहले हम इस वाले त्रिभुज को लेकर के यहाँ पे हम अपनी वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखो इसमें अब ये वाले इसके समानांतर है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इस बी से करेंगे ना। तो हम नॉर्मली के लिखेंगे, त्रिभुज आपका आ जाएगा त्रिभुज बी ए सी में या त्रिभुज बी सी ए में, जैसे आप लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में। बी ए सी में आपको दे रखा है क्या, डीई समानांतर ए सी, डीई समानांतर ए सी। थेल्स प्रमेय से आपने इसके नीचे लिखना है, ठीक है। थेल्स प्रमेय से पहले आपने ये लिख लेना, उसके नीचे ये, और थेल्स प्रमेय से आपका बन जाएगा बी डी बट्टे ए डी, बी डी बट्टे ए डी बराबर बन जाएगा आपका बी ई। अब देखो समानांतर क्या है, ई, अभी आपका रोल नहीं है इसमें, तो बी ई बट्टे ई सी, बी ई बट्टे ई सी, समीकरण नंबर एक। अब इतना काम खत्म हो गया। अब फिर से देख लेते हैं हम, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि अब आप दूसरा वाला समझ जाए यहाँ पे अच्छे से। तो फिलहाल ये लाइन आपकी होती है खत्म, इसका काम हो चुका है क्या, कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरा वाला हिस्सा।
दूसरे वाले हिस्से में हम ले लेते हैं, जैसा हमको क्वेश्चन में दिया है, कौन किसके समानांतर है, डी एफ ए ई के। अब देखो डी एफ आपका ये रहा, डी एफ समानांतर है किसके, ए ई के, यानी ए ई आपका ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपका त्रिभुज का कौन सा बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप त्रिभुज लेंगे, क्योंकि हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं पहले। तो अब हम ले लेते हैं दूसरा त्रिभुज कौन सा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, बी ए ई में, त्रिभुज बी ए ई में। तो इसमें भी आपको समांतर दे रखा है डी एफ समानांतर ए, डी एफ समानांतर ए ई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, बी डी बट्टे ए डी, तो वो रहेगा ही रहेगा, बी डी बट्टे ए डी। देखो बी डी बट्टे ए डी, क्योंकि त्रिभुज आपका ये बन रहा है। फिर इधर आपका बी एफ बट्टे एफ ई, बराबर में आ जाएगा आपका बी एफ बट्टे एफ ई, समीकरण नंबर 2। बस तुलना कर दो दोनों समीकरण की, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। जब आप समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, देखो बीई बट्टे ई सी, देखो बी डी बट्टे ए डी, बी डी बट्टे ए डी दोनों समान है, यानी आपके पास क्या बचेगा, बीई बट्टे ई सी, बीई बट्टे ए सी बराबर दिखाना है आपको बी एफ बट्टे क्या, एफ ई। ठीक है, देखो यहाँ पे बी डी बट्टे ए डी, यहाँ पे आपके पास क्या है, बी डी बट्टे ए डी का मान आपका कितना है, बी एफ बट्टे एफ ई, यानी ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं। तो बस हमने क्या किया, इस वाले मान को उठा करके यहाँ पे रख दिया, तो ये आपका बन गया बी एफ बट्टे एफ ई। और यही देखो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लेते हैं एक बार, बी एफ बट्टे एफ ई, देखो बी एफ बट्टे एफ ई, और इधर दिखाना है आपको बीई बट्टे ई सी, देखो बीई बट्टे ई सी। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ भी हो गया कंप्लीट। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड में, और क्योंकि लगभग जो आपकी वीडियो है 46 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड में देख लेंगे, और लगभग 6 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हमारे सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो सेकंड का पार्ट जो आएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सभी को ढेरों शुभकामनाएं आपके अच्छे रिजल्ट के लिए, और मेहनत करते रहिए। जहाँ पर भी कोई भी समस्या आ रही है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एनी टाइम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।